नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को शपथ लेने और पदभार ग्रहण करने के बाद शुक्रवार को मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ काली मंदिर लेन स्थित मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे और वहां विधि विधान से पूजा अर्चना की। ये रांची का प्रसिद्ध मंदिर है जो महात्मा गांधी रोड के किनारे स्थित है। हर दिन इस मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। खासकर सुबह और शाम में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। मां बगलामुखी के मंदिर में मुख्यमंत्री ने सभी राज्यवासियों के सुख शांति समृद्धि एवं उन्नति की कामना की। मालूम हो कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद गुरुवार की रात भी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मंदिरों में पूजा की थी। दोनों ने सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास परिसर में स्थित मंदिर में भगवान भोलेनाथ और बजरंगबली की पूरे विधि विधान से पूजा की। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई को झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसके पहले कथित जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर लिया था। लंबी पूछताछ के बाद उन्हें होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। करीब 5 महीने जेल में बिताने के बाद 28 जून को वह रिहा हुए हैं। इधर हेमंत सोरेन ने जेल से जमानत पर छूटने के हफ्ते भर के भीतर ही झारखंड की कमान अपने हाथ में ले ली है, लेकिन इसके लिए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, वो भी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से बामुश्किल 2 महीने पहले। इस पर अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। चंपई सोरेन को हटाकर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भाजपा ने सवाल उठा है। पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को बेइज्जत करके मुख्यमंत्री पद से हटाया है। इस मुद्दे को लेकर आदिवासियों और पूरे कोल्हान क्षेत्र के लोगों में उबाल है। आखिर हेमंत सोरेन को 2-3 महीने के लिए ही सत्ता की इतनी भूख क्यों थी, जबकि चुनाव सर पर है। जिनको हेमंत सोरेन चाचा कहते हैं और उनके नीचे से ही कालीन खींचने का काम उन्होंने किया है। हेमंत सोरेन पार्ट 3 जो है ये गठबंधन सरकार का फाइनल चैप्टर है। इसके बाद ये सत्ता में वापस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हेमंत सरकार के बारे में बहुत प्रचलित कहावत है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे हेमंत सोरेन ने ठगा नहीं। तो जितने नए लोगों को मंत्री बनना है, सायरन बजाना है, बजा लें कुछ दिन का। 2-3 महीने के बाद तो चुनाव है। लेकिन हमें लगता है ये सरकार पूरे तरीके से फेल्ड सरकार रही है अभी तक। हेमंत सोरेन पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 सरकार में तो 3 महीने भी नहीं बचे, तो पार्ट 3 कहना भी इसको बेकार होगा। हमें लगता है ये फाइनल चैप्टर है, अब दोबारा ये सत्ता में नहीं आएंगे। वहीं झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर तीसरे विकल्प के रूप में अपनी पार्टी को उतारने का ऐलान कर दिया है। इस बार वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उचित और सशक्त उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 15 अगस्त से बदलाव रैली पूरे झारखंड राज्य में चलाई जाएगी। जिस प्रकार जेपी आंदोलन हुआ था, उसी प्रकार अब राज्य में झारखंड पीपुल्स पार्टी जेपीपी आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही केवल भ्रष्ट राजनीति करते हैं। राज्य की खुशहाली और जन समस्याओं से भाजपा, झामुमो समेत किसी भी दल का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर सशक्त उम्मीदवारों को उतारने का निर्णय झारखंड पीपुल्स पार्टी ने लिया है। सूर्य सिंह बेसरा ने बताया कि इस बार वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि चुनाव नहीं लड़ने के कारणों का उन्होंने खुलासा नहीं किया। 24 विकल्प की राजनीति, न सत्ता पक्ष न विपक्ष, तीसरा पक्ष, तीसरा विकल्प, झारखंड पीपुल्स पार्टी के बैनर तले सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में ऐसा नारा, ऐसा स्लोगन, बिरसा का संकल्प, बेसरा ही विकल्प, जैसे 74 में जेपी आंदोलन हुआ, वैसे ही जेपीपी के तर्ज पर जेपीपी का आंदोलन होगा। 16 अगस्त से बदलाव यात्रा, विकल्प यात्रा शुरू करेंगे और 16 अगस्त से लेके 15 दिनों का अंदर में 24 जिला का परिक्रमा होगा, भ्रमण होगा। 81 विधानसभा को टच करते हुए 5 प्रमंडल में और 81 विधानसभा को तैयारी के लिए हम लोग 15 अगस्त से हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से। इस बीच में तीसरा विकल्प बनेगा जो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन से अलग है और जो बीजेपी आजसू पार्टी स्वदेश गठबंधन से अलग है। वैसे शक्ति जो जल जंगल जमीन से जुड़े हैं,
जमीन से जुड़े हैं, ऐसे एक एक विधानसभा में जो प्रभावी है, जो नेतृत्व है, पहचान है, उसको भी जोड़ेंगे और वो अभियान में सब जुड़ जाएगा। वह राजधानी रांची के करमटोली स्थित धुमकुड़िया भवन में लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की 78वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में काफी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने अपने दिवंगत नेता की जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जयंती के अवसर पर उपस्थित लोजपा के राष्ट्रीय सचिव भुवनेश्वर लोहरा ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान अपने जीवन काल में झारखंड के एक एक गाँव से वाकिफ थे। यहाँ की जनता के दुख और तकलीफ को दूर करने का उन्होंने हर संभव प्रयास किया था। यही है कि रामविलास पासवान जी का 78वीं जयंती है और पासवान साहब के साथ में हम लोग दलित सेना के माध्यम से पूरे झारखंड में पद यात्रा किए थे और झारखंड के एक एक गांव से रामविलास पासवान जी वाकिफ थे और यहाँ का जनमानस का दुख दर्द को रामविलास पासवान जितना नज़दीक से लिए थे, देखे थे, उतना कोई नेता नहीं लिए न देखे थे। उन्होंने आज झारखंड का सौगात में झारखंड बनने से पहले झारखंड स्वर्ण जयंती ट्रेन दिए, जो झारखंड से बनने से पहले स्वर्ण जयंती ट्रेन झारखंड के नाम से दी। उसके बाद में जो है यहाँ झारखंड में एक DRM ऑफिस दिए और बाबा कार्तिक उरांव का सपना था। वहीं राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस समारोह शुक्रवार को रांची स्थित प्रदेश पार्टी कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंत्री सत्यानंद भोक्ता और प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव मौजूद थे। इस दौरान कार्यालय परिसर में पार्टी का झंडा फहराया गया और पार्टी की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। मौके पर प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव, महासचिव कैलाश यादव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि गांव और गरीब के विकास के जिस सिद्धांत को लेकर पार्टी की स्थापना की गई थी वह आज भी जारी है। उन्होंने स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल शुरू से लेकर आज तक गरीबों और वंचितों के अधिकार के लिए लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। पार्टी आने वाले समय में झारखंड में और अधिक मजबूती के साथ खड़ी होगी। राष्ट्रीय जनता दल का 28वां स्थापना दिवस है। जिस उद्देश्य लक्ष्य से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी गठन किए थे कि गरीबों के उत्थान, विकास, हम लोग भागीदारी, तो हमारी पार्टी का 28 वर्ष हो गया और हम लोग बिहार हो, झारखंड हो, चाहे जहाँ हमारे संगठन है, गांव के विकास के लिए गरीबों को दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं और प्रत्येक वर्ष हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय लालू प्रसाद जी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हैं। उन्होंने पूरा गरीब दलित शोषित पीड़ित को लेकर गांव तक पहुंचे। आज उन्हीं का दिया हुआ है कि हम लोग सब यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। इसलिए आज के दिन बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के जो जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर जो कुछ करता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज झारखंड में राजद के लिए उत्सव का दिन है, बिहार में भी स्थापना दिवस है। आज हमारा 28वां स्थापना दिवस पर झारखंड राष्ट्रीय जनता दल की ओर से झारखंड वासियों को, बिहार वासियों को, देशवासियों को भी इस अवसर पर बधाई देते हैं। हम लोग के लिए काफ़ी गर्व और उत्सव का दिन है। आज के दिन जो है कि हम लोग एक संकल्प लेते हैं और राज्य में जितने भी हमारे दबे कुचले पिछड़े जो हमारे अल्पसंख्यक वंचित समाज हैं उनके हक और अधिकार के लिए राष्ट्रीय जनता दल हमेशा जो हिमायत का काम किया है आगे भी करते रहेगा। इसी एजेंडा और इसी संकल्प के साथ आज हम लोग जो है कि स्थापना दिवस मना रहे हैं। इधर रांची पुलिस ने सीआईडी की महिला डीएसपी से चेन छिनतई के मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं बरियातू थाना क्षेत्र में एक अन्य महिला से चेन छीनने के आरोप में भी एक की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 5 को शुक्रवार शाम न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के कचहरी चौक के समीप 25 जून को सीआईडी में पदस्थापित महिला डीएसपी सरिता मुर्मू से सोने की चेन छिनतई के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की गई है। घटना में शामिल फरहान अंसारी और जाहिद खान को लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं लूटी हुई चेन खरीदने के आरोप में राजेश सोनी और मुकेश कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में अजय सोनी अभी भी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर छीनी गई सोने की चेन के साथ 11,500 रुपए बरामद किया गया है। बता दें कि घटना के उद्भेदन के लिए रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने एसआईटी का गठन किया था। दिनांक 25 जून को एक घटना घटी थी जो सीआईडी की डीएसपी हैं सरिता मुर्मू, उनका चैन बदमाश छीन कर ले गए थे। बाइक पर सवार 2 अपराधी थे। इसके लिए एक एसआईटी गठित किया गया था डीएसपी कोतवाली के नेतृत्व में और एसपी सिटी के सुपरविजन में, और टीम ने काफ़ी मेहनत किया और अल्टीमेटली जो है अपराधी तक सूत्र मिलने के बाद ये लोग पहुंचे। तो इसमें 2 अपराधी जिसने छीना था वो दोनों गिरफ्तार हुए हैं और उन लोगों ने जो चैन, जिस चोरी का सामान, जो चोरी का सोना है खरीदने वाले एक दुकानदार है जिसको बेचा था, तो उस दुकान के 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और एक और आदमी फरार है। ये कांटा टोली में विजय ज्वेलर्स है और उसका मालिक जो है वह अजय वर्मा, वो भी फरार है। जैसे ही अभी पकड़े गए तब से वो फरार है। इससे भी उसका जो है कंडक्ट पता चल रहा है और वो पूर्व में भी जो है इस तरह की चोरी के जेवर की वो खरीदारी करने की बात सामने आई है। हम लोग उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वहीं एक दूसरे मामले में 30 मार्च को बरियातू थाना अंतर्गत हाउसिंग कॉलोनी निवासी निशा झा नामक महिला से सोने की चेन छीनने के मामले में पुलिस ने मोहम्मद आसिफ अंसारी को गिरफ्तार किया है। वह लोअर बाजार थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर का रहने वाला है और घटना के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस पूर्व में ही उसके एक साथी को इस मामले में जेल भेज चुकी है। एसएसपी ने दोनों मामले का खुलासा एक प्रेस वार्ता में किया। उन्होंने बताया कि आसिफ अंसारी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है। बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में एक महिला के गले से चैन छीनी थी। उसके इन्वेस्टिगेशन में ये आदमी पकड़ा गया है और इसने अपने अपराध को स्वीकार भी किया है और जो चैन इसने डिस्पोज ऑफ किया है उस पर अनुसंधान चल रहा है और जो सूत्र मिला उसके आधार पर उसे बरामदगी का प्रयास चल रहा है। इसका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है और साथ ही इसका एक साथी अखलाक, वो पहले भी जो एक किसी का जो स्कूटी का उपयोग किया गया था चैन छिनतई के लिए, वो पहले ही उसमें गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है वो स्कूटी। आसू पार्टी जिला समिति ने शुक्रवार को जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में व्याप्त अनियमितता और भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें मुख्य रूप से राज्य के पूर्व मंत्री सह आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र सईस उपस्थित थे। इस दौरान बीडीओ को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। आसू द्वारा क्षेत्र की विभिन्न समस्या व मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पूर्व आजसू कार्यकर्ताओं ने खास महल, दुर्गा पूजा मैदान से लेकर प्रखंड कार्यालय तक रैली निकाली। इसके बाद बीडीओ को एक मांग पत्र सौंपा गया। इनकी मांगों में अबुआ आवास चयन के पारदर्शिता, अंचल में जमीन के दाखिल खारिज के आवेदनों के अविलंब निष्पादन करने, जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में शीघ्रता लाने, किसानों को खाद्य बीज की आपूर्ति समय पर करने, पेंशनधारियों को नियमित भुगतान, राशन कार्ड धारियों को समय पर राशन उपलब्ध कराने, मनरेगा व अन्य कार्यों के अविलंब भुगतान करने समेत विभिन्न मांग शामिल है। इस दौरान पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र सईस ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकारी दफ्तर में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ आजसू पार्टी पूरे प्रदेश के सभी अंचल प्रखंड कार्यालय में ये हल्ला बोल कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। आज जमशेदपुर प्रखंड के नेतृत्व में ये जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय के सामने जन मुद्दों को लेकर के, जनता के मांगों को लेकर के आज प्रखंड विकास पदाधिकारी के सामने हम लोग कई मांगों को रखेंगे। चूंकि लंबे समय से जनता की जिस प्रकार से हम लोग शिकायत सुन रहे हैं कि प्रखंड प्रशासन की उदासीनता, प्रखंड कार्यालय में जो जनता के लिए जो कार्य किया जाता है अपारदर्शिता, चाहे अबुआ आवास के आवंटन के मामले में हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन देने के मामले में हो, राशन देने की
मामले में हो, जाति प्रमाण, आय प्रमाण जो छात्रों के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसे कई विषय हैं। इस प्रखंड अंचल में, जमशेदपुर प्रखंड अंचल में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन का अवैध रूप से खरीद बिक्री लंबे समय से हो रहा और इसमें प्रशासन की उदासीनता या प्रशासन की मिलीभगत, ये जांच का विषय है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल का 28वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने 100 पाउंड का केक काटा और एक दूसरे को बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने केक कटिंग के उपरांत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को 28वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी एवं आगे भी समाज के कमजोर वर्गों की लड़ाई लड़ने हेतु ईश्वर से उनके दीर्घायु होने की कामना की। सभी ने राजद के प्रदेश महासचिव पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में राजद एवं लालू प्रसाद यादव की नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों को अपनाने और जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से पुरेंद्र नारायण सिंह को चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जीत सुनिश्चित करने को लेकर अभी से ही सभी वार्ड एवं प्रखंडों में बैठक आयोजित करने पर सहमति बनी। राष्ट्रीय जनता दल का 28वां स्थापना दिवस आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में बहुत ही धूमधाम के साथ तमाम राष्ट्रीय जनता दल के वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में मनाया गया और इस बात का संकल्प लिया गया कि हम सब मिलकर राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव की नीतियों, सिद्धांतों, कार्यक्रमों को जन जन तक, गरीबों के चौखट तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज केक कटिंग के दौरान हम लोगों ने लालू प्रसाद यादव सुप्रीमो को भी शुभकामनाएं दी और लंबे उम्र की कामना की ईश्वर से। इधर जमशेदपुर वन प्रमंडल के नए डीएफओ के तौर पर शुक्रवार को सबा आलम अंसारी ने निवर्तमान डीएफओ ममता प्रियदर्शी से प्रभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर वन कर्मियों ने नए डीएफओ का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। बता दें कि सबा आलम अंसारी वर्ष 2015 में जमशेदपुर डीएफओ के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। वे 3 वर्षों के लिए यहां पर थे। अब दोबारा उन्हें जमशेदपुर की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वन विभाग कार्यालय में तमाम अधिकारी और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए डीएफओ सबा आलम अंसारी ने कहा कि वे अपने दायित्व को पूरी तरह से निभाएंगे। पूर्व में वन विभाग द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही थी उसे वे लगातार जारी रखेंगे। साथ ही वन रोजगार से ग्रामीणों को जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वहीं निवर्तमान डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने भी जमशेदपुर में रहने के दौरान मिले अनुभव को साझा किया। मालूम हो कि जमशेदपुर वन प्रमंडल के डीएफओ ममता प्रियदर्शी का पदोन्नति देते हुए उन्हें बतौर वन संरक्षक हजारीबाग में पदस्थापित किया गया है, जबकि हजारीबाग वन प्रमंडल के डीएफओ सबा आलम अंसारी को जमशेदपुर वन प्रमंडल उप वन संरक्षक गज परियोजना और चाईबासा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरी पहली पोस्टिंग जमशेदपुर वन प्रमंडल में 2015 में हुई थी और लगभग 3.5 साल मैं यहाँ पर काम किया हूँ और लगभग 890 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का एरिया है। काफ़ी प्रेस्टिजियस डिवीज़न है। मुझे दोबारा सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ पर आकर के एज ए वन प्रमंडल पदाधिकारी यहाँ पे काम करूँ। हमारे मैम ने काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर किया है और काफ़ी योजनाओं को चालू किया है और आगे चल कर के मैम के योजनाओं को मैं अच्छे तरीके से पूर्ण करूँगा और उनका जो उद्देश्य था और जो उनकी जो बात थी वो सारी बात हम उसको कंप्लीट करेंगे, अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। रही बात लाइवलीहुड की, मुझे जितने ग्रामीण लोग हैं तो उनको वन रोजगार से जोड़ने का मेरा मकसद रहेगा। साथ ही साथ वनों की सुरक्षा एवं संवर्धन में ग्रामीणों का सहयोग जितना हमें मिले उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। जमशेदपुर फॉरेस्ट डिवीज़न मेरे लिए हमेशा ही बहुत ही भाग्यशाली एवं सौभाग्य प्रदायक रहा। जमशेदपुर फॉरेस्ट डिवीज़न एक ऐसा डिवीज़न है जहां मैंने एज एन अटैच्ड ऑफिसर भी काम किया था। यहीं से मैंने ट्रेनिंग पाई थी और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं जमशेदपुर फॉरेस्ट डिवीज़न में एज डीएफओ 2020 में पोस्टेड हुई। मेरा कार्यकाल लगभग 4 साल का पूरा रहा है। इस कार्यकाल में
यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों से मुझे बहुत ही प्यार और अपनापन मिला है। यहाँ के लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर की, जिसकी वजह से मैं कुछ डेवलपमेंटल स्कीम्स यहाँ पे लेकर आ सकी थी। यहाँ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया है और हमने सारे गेस्ट हाउसेस को रेनोवेट किया है। साथ ही हरेना में हमने बायोडाइवर्सिटी पार्क के निर्माण का एक प्रयास किया है, जिसका कि इनॉग्रेशन अभी इलेक्शंस के पहले हो जाएगा। साथ में चकोलिया में भी एक बड़ा सा पार्क हमारा प्रस्तावित है, जिसका इनॉग्रेशन अभी जस्ट इलेक्शंस के पहले किया जाएगा। इसके अलावा और भी 5-6 पार्क्स प्रस्तावित है, जो कि आने वाले समय में अपने समय पे पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं बीमा कर्मचारी संघ जमशेदपुर मंडल के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को सिंहभूम सांसद जोभा मांझी से उनके आवास पर मुलाकात की। संघ ने सर्वप्रथम गुलदस्ता भेंट कर सांसद का स्वागत किया और संसद में क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए बधाई दी। संघ के द्वारा 3 सूत्रीय मांग पत्र सांसद जोभा मांझी को सौंपा गया। इसके माध्यम से बीमा कर्मचारी संघ ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से जीएसटी हटाया जाए, राष्ट्रीयकृत 4 आम बीमा संस्था को एकीकृत किया जाए सहित एक अन्य मांग शामिल है। जोभा मांझी ने बीमा कर्मियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगें संसद के पटल पर वे जरूर रखेंगी और सरकार से निवेदन करेंगी कि देश हित में फैसला लेते हुए बीमा क्षेत्र को मजबूत करे। इधर पूर्व मध्य क्षेत्र के बीमा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप मुखर्जी ने कहा कि बीमा प्रीमियम में टैक्स को हटाना चाहिए, क्योंकि बीमा लोग अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए करते हैं। इसे सरकार को गंभीरता से लेते हुए इसे टैक्स फ्री करना चाहिए। इससे बीमा करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि आज LIC 24 लाख करोड़ के निवेश के साथ केंद्र सरकार को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। बीमा सेक्टर को जितना मजबूत करेगी सरकार, उसका फायदा सरकार को भी मिलेगा। बीमा सेक्टर को जितना मजबूत करेगी सरकार, उसका फायदा सरकार को भी मिलेगा और बीमा करने वाले नागरिक को भी। ये बजट सेशन से पहले जितने भी नवनिर्वाचित 543 जो हमारे पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं 8वीं लोकसभा के, उन सभी से मिलकर ये आग्रह करेंगे कि भारत सरकार ने जो अभी बीमा प्रीमियम, जीवन बीमा प्रीमियम और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के ऊपर जो GST लगा के रखे हैं 18% का, इसको हटाने के लिए क्योंकि ये चीज़ जो है, ये बीमा प्रीमियम जो है, ये अपने जीवन के ऊपर में और स्वास्थ्य के लिए जो सबसे बड़ा मुख्य विषय है और इसको बाकी चीज़ों के साथ एकत्रित नहीं किया जा सकता है। इससे पूर्व भी जो 7वीं लोकसभा थी, उसमें जो फाइनेंस कमीशन जो बना था, जिसमें माननीय जयंत सिन्हा जी जिनका अध्यक्ष थे, उन्होंने भी ये सिफारिश की थी कि इसके प्रीमियम को रैशनलाइज किया जाए। तो आज हम फिर से ये मांग कर रहे हैं कि इस GST को इस बीमा प्रीमियमों से हटाया जाए, पहला। दूसरा, अभी पुराने जो टैक्स रिजियम है सेक्शन 80C के तहत हम जो जीवन बीमा प्रीमियम के ऊपर 1.5 लाख की सीमा तय है, इसमें भी हम लोग विगत कई वर्षों से मांग कर रहे हैं सरकार से कि 80C के प्रावधान की बढ़ाया जाए, क्योंकि बढ़ाने से जीवन बीमा में प्रीमियम का कलेक्शन ज़्यादा होगा, लोग प्रावधान उसमें करेंगे और जीवन बीमा की संपत्ति बढ़ेगी तो भारतवर्ष की संपत्ति बढ़ेगी, क्योंकि 24 लाख करोड़ से ज़्यादा तो आज हमारा निवेश है भारतवर्ष में। इसीलिए LIC स्ट्रांग होगा तो भारतवर्ष स्ट्रांग होगा। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि स्ट्रांग LIC, स्ट्रांग इंडिया। पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव राजेंद्र प्रसाद ने गुरुवार को जमशेदपुर के जिला समाहर न्यायालय सभागार में उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें सचिव ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त अनन्य मित्तल, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। PSC विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने बताया कि वर्ष 2022 से लेकर 2024 के बीच विभागीय अधिकारियों की उदासीनता सामने आई है। इस दौरान पूर्वी सिंहभूम जिला दूसरे स्थान से 10वें स्थान पर पहुंच गया है। पत्रकारों से बात करते हुए PSC विभाग के सचिव राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को जल्द पूरा करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। रेलवे और अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर योजना को पूरा करने में विभाग लगा हुआ है, ताकि लोगों को जल्द पीने का पानी मिल सके। इससे पूर्व उन्होंने बरसात में डायरिया के संभावित प्रकोप से निपटने के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त अनन्य मित्तल, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
मेजर समस्या नहीं है, कुछ जो रूटीन इश्यूज हैं, कुछ एनओसी के इश्यूज हैं जो रेलवे के साथ हैं या एनएचएआई के साथ हैं, फॉरेस्ट के साथ हैं, वो कुछ इश्यूज हैं। और ये तो है कि चुनाव के समय, क्योंकि लोग सभी चुनाव में व्यस्त हैं, तो चुनाव के समय एक थोड़ा सा गति धीमी होती है। अब चुनाव खत्म हो गया तो उसके बाद उसको गति देना है। बागबेड़ा की समस्या कोई ज़्यादा सामने आती है सबसे। बागबेड़ा में जो समस्या है वो वहाँ पुरानी योजना चल रही है, जो आपकी बागबेड़ा की वो एनएनपी से चल रही है। उसमें कॉन्ट्रैक्टर पुराने जो थे उनको हटाया गया था, नया कॉन्ट्रैक्टर आए हैं। मेरे ख्याल से काम अभी भी चल रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो काम खत्म हो पाए। सर, मोहर्दा जलपूर्ति योजना कब तक सर इसका देखिए, एक पर्टिकुलर जलापूर्ति योजना के बारे में तो हम आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, बिकॉज हमारे पूरे राज्य में लगभग 98,000 जलापूर्ति योजनाएं चल रही हैं। बागबेड़ा का मुझे इसलिए पता है क्योंकि बड़ी योजना थी, वर्ल्ड बैंक से स्पॉन्सर्ड है, बट हम हर एक जलापूर्ति की आपको नहीं बता पाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ जो कार्यपालिका अभियंता वही अपडेट कर पाएंगे। वहीं मुहर्रम को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी थाना परिसर में शुक्रवार को अनुमंडल पदाधिकारी सचिदानंद महतो की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। इसमें अधिकारियों के साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मौके पर सर्वसम्मति से मुहर्रम को आपसी सौहार्द के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। इसमें पुलिस प्रशासन के लोगों ने अखाड़ा कमेटी के सदस्यों से रूट चार्ट की जानकारी ली एवं शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम जुलूस निकालने को लेकर आवश्यक सुझाव भी लिए। अनुमंडल पदाधिकारी सचिदानंद महतो ने सरकारी गाइडलाइन की जानकारी देते हुए सभी के सहयोग से मुहर्रम जुलूस संपन्न करने की अपील की। वहीं सोशल मीडिया में गलत अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही। मौके पर थाना प्रभारी रजनीश आनंद, प्रखंड विकास पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा, शांति समिति के सदस्य एवं विभिन्न अखाड़ा कमेटी के सदस्य मौजूद थे। मुहर्रम को लेकर और साथ ही आने वाले दिनों में रथ यात्रा का भी त्यौहार है, दोनों के बीच जो है विशेष रूप से जो है रूट लाइन को लेकर कितने समय में जुलूस निकाला जाएगा, इसके साथ साथ कितने यहाँ लाइसेंसी हैं। यहाँ टोटल लाइसेंसी 5 अखाड़ा हैं मुहर्रम का और 3 गैर लाइसेंसी है। सभी को जो है अध्यक्ष का मोबाइल नंबर, उपाध्यक्ष का मोबाइल नंबर और साथ ही साथ जितने भी वॉलंटियर्स हैं उन सभी का मोबाइल नंबर देने को कहा गया है। और साथ ही साथ ससमय जुलूस को निकालेंगे और जो रूट उनको दिया गया है उसी रूट पे जो है चल करके अपने जुलूस को जो है वो लोग खत्म करेंगे। चक्रधरपुर में आम लोगों की तत्परता के कारण 9 जून को एचपी गैस के पास से चोरी हुई बाइक बरामद कर ली गई। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है। दोनों से थाना में पूछताछ की जा रही है। दरअसल बीती 9 जून शाम 4:46 पर रेलवे हरिजन बस्ती निवासी अजीत मुखी नामक युवक की एक बाइक चोरी हो गई थी। बाइक की चोरी करते हुए 2 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुए थे। बाइक मालिक अजीत मुखी ने थाना में चोरी का मामला दर्ज कराया था। सीसीटीवी फुटेज भी उसने पुलिस को उपलब्ध कराया था। इसके बावजूद पुलिस चोर को पकड़ने में नाकाम रही। घटना के करीब 26 दिन बाद बाइक मालिक अजीत मुखी ने जब अपनी चोरी हुई बाइक को शुक्रवार की सुबह 11 बजे दोबारा उसी जगह देखा जहां से उसकी बाइक चोरी हुई थी तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत बाइक चला रहे कराईकेला के युवक सोहन कुमार साहू से पूछताछ शुरू कर दी। सोहन ने अजीत को बताया कि उसने ये बाइक कुछ दिन पहले 20,000 रुपए में खरीदी है, जिस पर अजीत ने उसे बताया कि ये बाइक उसकी है जो कि 9 जून को इसी जगह से चोरी हो गई थी। इस बीच बाइक को लेकर दोनों पक्ष आपस में ही भिड़ गए। हंगामा होने पर लोगों की भीड़ जुट गई। इस बीच अजीत ने पुलिस को खबर दी। मौके पर पुलिस पहुंची और चोरी के बाइक को बरामद करने के साथ उसे खरीदने वाले सोहन को अपने साथ ले गई। सोहन ने पुलिस को बताया कि बंगलाटांड के 2 युवकों ने उसे ये कहकर बाइक बेची थी कि ये उनकी बाइक है। दोनों ने मोबाइल में बाइक के कागजात भी दिखाए थे। सोहन की निशानदेही पर पुलिस ने चक्रधरपुर बंगलाटांड के उस मकान पर भी छापेमारी की जहां से 2 लड़कों ने बाइक बेची थी। वहां पुलिस को बाइक बेचने वाले लड़के नहीं मिले, बल्कि उसकी जगह 2 अन्य युवक मकान में पाए गए। पुलिस ने दोनों को पकड़कर अपने साथ थाना ले गई, जहां उनसे पूछताछ जारी है। हमको बेचा बंगलाटांड वाला गाड़ी 20,000, मेरा बोला कि EMI में गाड़ी है। हम कागज पत्र मांगे उससे। अच्छा। तो उसके बाद बोला कि ये गाड़ी मेरा है। अच्छा। और EMI में फ़ोन में दिखाया कि कागज पत्र देखिए मेरा। हम बोले ठीक है, आपका घर दिखाइए। वो मेरे को घर दिखाया, हम उनका घर देखे और 20,000 बेचा। कोई लड़का बेचा? हाँ, लड़का बंगलाटांड का लड़का बेचा। उसका घर भी जानता है, घर भी जानता है। कौन गाड़ी? बस्ती में है। कब चोरी हुआ था गाड़ी? 9 जून।
मां नरसिंह से 9 जून को चोरी हुआ था। अच्छा अच्छा, गाड़ी कैसे मिला आज? गाड़ी हम जा रहे थे उधर सिनेमा इधर पेट्रोल भराने, तो गाड़ी को देख के पहचान लिया। गाड़ी को देख के पहचान लिया ना? अभी पकड़ा क्या आदमी? चोर पकड़ा है क्या? चोर नहीं पकड़ा है अभी, अब पता नहीं उसका साथी है या नहीं है। और लोगों ने जिसका घर जो दिखाया है, जो लेके निकले, जो जिसका हाथों हम लोग गाड़ी अभी पकड़े है, वो जो गाड़ी घर दिखाया उसी का वहाँ से 2-3 जन को लेके जा रहा है, लेके जा रही है ना। गाड़ी कब चोरी हुआ था आप लोगों का? गाड़ी चोरी हुआ 9 जून को। 9 जून को ना। FIR भी उसी दिन किया गया यहाँ चकदरपुर का थाना में। हाँ, चकदरपुर थाना में। और चलान जब उसका केस नंबर दूसरा दिन दिया गया हम लोग को। वहीं सरायकेला खरसों जिला के इचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के डुमरा गांव में शुक्रवार को सामूहिक रूप से ग्राम पूजा का आयोजन किया गया। गांव के पुजारियों द्वारा जाहिर थान में लड्डू, सिरनी आदि का भोग लगाकर ग्राम देवता, बुरु देवता, धर्मदेव आदि की पूजा अर्चना की गई। परंपरा के अनुसार आदिवासी रीति रिवाज से बकरा, चूजा, भेड़ आदि की बलि देकर ग्राम के समस्त देवताओं को खुश करने का प्रयास किया गया। डुमरा गांव में कुल 5 जाहिर थानों में सुबह से शाम तक ग्राम देवता की पूजा की गई। इस वर्ष समय पर बारिश नहीं होने से परेशान किसान अच्छी बारिश, अच्छी फसल व गांव को रोग मुक्त रखने के लिए सामूहिक रूप से ग्राम पूजा कर बुरु यानी पहाड़ का आह्वान किया। बताया जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की पूजा बनकर गिरि गोवर्धन की पूजा सामूहिक रूप से की थी। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी समाज द्वारा अच्छी बारिश के लिए ग्राम देवता के साथ बुरु यानी पर्वत राज की पूजा की जाती है और अच्छी बारिश के लिए सामूहिक प्रार्थना करते हैं। गांव में वर्षा जनित बीमारियों से बचने के लिए व अच्छी फसल के लिए भी ग्राम देवता को प्रसन्न करने की परंपरा है। यही नहीं, ग्राम पूजा से ग्रामीण अपने गिला शिकवा भूलकर सामूहिक चंदा कर ग्राम पूजा में शाम को बलि किया हुआ बकरा, भेड़ और गांव के बाहर सामूहिक वनभोज में पकाकर एक साथ बैठकर खाते हैं, जो ग्रामीणों की एकता का भी परिचायक है। डुमरा में सामूहिक रूप से ग्राम पूजा किया गया। अच्छे वर्षा एवं हरियाली खेती और रोग दुख से ग्रस्त ना हो, इसलिए सामूहिक रूप से पूरे गांव वाले मिलके 5 जाहिर थान में ग्राम पूजा किया गया। इसमें बकरा, भेड़ा, मुर्गा, मिठाई इत्यादि दे के पूजा किया गया और सारे ग्रामीण मिलके बनभोज टाइप का आज पूरे गांव से बाहर ही सबको प्रसाद ग्रहण किए। मेरा नाम उमेश सिंह मुंडा। अलिंग डुमरा हाथुरन हड़क आके अलिंग तिसिंग दो अलिंग गरम बंगज के दाले और सबन हड़क हो ताकि तने निया बंगा दो कमी हवा तने जोगाड़ तो है मेरंग भेड़ा सीम है बंगा गियाले और हिनातन जम नू केतन मतलब बन भुजड़ी लेका भाई केतर अलिंग कमी जे दाले और हिनातन। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी स्थित पाथरगोड़ा में HFC परगना द्वारा 1 दिवसीय पूर्व परगना स्वर्गीय सन्नी हांसदा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें जेस्पोन FC की टीम विजेता रही। विजेता को नगद 31,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। फाइनल मैच में मुख्य रूप से स्वर्गीय सन्नी हांसदा की मां, धर्मपत्नी, ग्राम प्रधान आदि लोग मौजूद थे। परिजनों द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर तथा बच्चों द्वारा फुटबॉल में किक मारकर फाइनल मैच का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सभी ने पूर्व परगना स्वर्गीय सन्नी हांसदा की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा और उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। फाइनल मैच जेस्पोन FC और तानिया FC के बीच खेला गया। मुकाबला बराबरी का रहा। ट्राई बेकर से जेस्पोन FC की टीम विजेता बनी। पुरस्कार वितरण समारोह में झामुमो में केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन के प्रतिनिधि मोहम्मद साबिर, लाउकेशा मांझी बाबा, मातू माढ़ी, सोहदा मांझी बाबा, दिलीप हेम्ब्रम, परगना रवि हांसदा मुख्य रूप से उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा विजेता जेस्पोन FC, उप विजेता तानिया FC तीसरे स्थान पर है। जूनियर जगन्नाथपुर चौथे पर और द टाइगर FC व अन्य टीम को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। आयोजक द्वारा प्रथम पुरस्कार 31,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 20,000, तृतीय एवं चतुर्थ पुरस्कार 10,000 एवं सांत्वना पुरस्कार नगद राशि रखी गई थी। इस टूर्नामेंट में लगभग 16 टीमों ने भाग लिया था। स्वर्गीय मेरे छोटे भाई जो दिवंगत परगना थे, उसके याद में
सेकेंड ईयर मेमोरियल टूर्नामेंट फुटबॉल टूर्नामेंट रखा गया था और इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पिछले साल से ही ये टूर्नामेंट शुरू किया गया है और हर साल इसी तरह इस टूर्नामेंट को आगे चलाया जाएगा। ये दूसरा साल है और इसमें इस साल के लिए 16 टीमों ने भाग लिया था। और मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा जो छोटा भाई था सनी हंसदा, अपना गांव तरफ से भी बहुत अड़चन आई इसमें टूर्नामेंट को चलाने में और उसने आधा ज़िंदगी इसी गांव का ABC पाथरगुड़ा को सुचारू रूप से चले इसमें पूरा योगदान था। लेकिन फिर भी हमको महसूस हुआ, पिछले साल से ही महसूस हो रहा कि मतलब इसमें पता नहीं गांव वाला का क्या यह है, और बीच में बाधा टाइप का डाल रहे थे कि है ना। तो फिर भी ठीक है, हम लोग चलाए, किसी तरह से चला रहे हैं और चलाते रहेंगे, है ना। पर्पस हमको भी समझ में नहीं आ रहा क्या है, क्योंकि ABC पाथरगुड़ा इसमें क्यों इस चीज़ में बाधा डाल रही है ना। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।